राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ स्पेशली। आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ आज क्वेश्चन बैंक लेकर। आज थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और होप सो आप लोग जवाब देंगे उन क्वेश्चंस का और आप लोगों को वो क्वेश्चंस आते होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आप लोग अपनी तरफ से कमेंट में लिखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या पेपर में आ जाए पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पानी का रंग नीला दिखाई देना। तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। थ्योरीज तो क्लास में चल ही रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट किया है हमने नया आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग यानी प्रकाश के परकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परकिरणन के, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर हमारे पास परकिरणन है तो हम उसका ही आंसर मारेंगे। पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब भी हम आंसर क्या मारेंगे, प्रकाश का परकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रकाश के परकिरणन के। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं। कुछ लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं। सीजीएस का मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है जी। अगर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं, बल के एसआई यूनिट की बात करूं, तो वो हमारी होती है न्यूटन। वो क्या होती है? न्यूटन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखो डाइन है सीजीएस और जो न्यूटन है वो क्या है? एसआई। तो यहाँ पर एसआई जो यूनिट होती है हमारी, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी कि जो मास, बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इंटू, फोर्स क्या होता है हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो मास है उसकी यूनिट आ गई किलोग्राम और एक्सेलरेशन की आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में जो यहाँ पर किलोग्राम होता है वो यहाँ पर ग्राम होता है। तो यहाँ पर जो हमें देखना है क्या, ग्राम, और जो यहाँ मीटर होता है यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, और सेकंड तो दोनों में सेम होता है। यानी कि किलोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले 1000 में, तो 1000 ग्राम। मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर में, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखूं तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो इस तरीके से आपके एचएसएससी, आरआरबी और एसएससी के पेपर में क्वेश्चंस यहाँ पर पुट किए गए हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे।
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? काफी बार एग्जाम में आता है और HSSC में बहुत बार आ रखा है, तो हम बताएंगे इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आप लोगों को 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। बताएंगे आप सब लोग। जी बिल्कुल, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। अब एक हमारे पास होता है pH स्केल, pH स्केल। जो हमारा pH स्केल होता है, जो हमारा pH स्केल होता है उसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और 0 से 7 के बीच में अगर pH वैल्यू आ रही है किसी भी यौगिक की, किसी भी कंपाउंड की, तो उसको हम बोलते हैं अम्ल, एसिड। अगर 7 से 14 तक आ रही है तो उसे बोलते हैं क्षार। उसे क्या बोलते हैं? क्षार, बेस। तो जो HCl होता है इसकी ऑलमोस्ट जो pH स्केल पर जो रीडिंग आएगी आपकी वो आएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ लेता है, क्षार पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है कास्टिक सोडे को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑलमोस्ट जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? 14 होती है। देखिए, और एक और पेपर में क्वेश्चन याद रखना, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए आप उसमें क्या मिलाओगे? चूना। क्या मिलाओगे? चूना। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना, लाइम। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए सॉइल की उसमें क्या मिलाया जाता है? लाइम, चूना। और क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो याद रखेंगे क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। और pH स्केल की खोज किसने की थी? ये भी शायद आप लोगों को पता होगा, सॉरेनसन ने की थी। तो हम एक क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC हो गया, चाहे वो CET ग्रुप D हो गया मेन हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी साइंस की प्रिपरेशन करेंगे और अपनी साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप लोग रिप्लाई जारी रखेंगे, कमेंट करते रहेंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी का जायजा ले सकें कि आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी होती है, क्यों? जब कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो अक्सर बुजुर्गों को बोला जाता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाएं, और पहाड़ों पर सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग, मुझे पहले तो आप लोग बताएंगे, फिर उसके बाद मैं भी इसका आंसर बताऊंगा, और इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है, हम सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर नहीं देंगे, बल्कि उसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, हमारा मेन मोटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है जी। हमारा मेन मोटिव जो है वो पूरी तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एग्ज़ाम तभी क्लियर होता है जब हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आप जारी रखें अपनी तैयारी हमारे साथ। देखो, पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी होती है। पहले तो एक कंसेप्ट को समझेंगे। जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल होता है, सी लेवल होता है, यहां पर जो एयर प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। जो एयर प्रेशर होता है,
वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहाड़ पर सांस लेने में परेशानी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर दाब क्या होगा, कम होगा। अब कई कई अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रेशर कम होने से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब प्रेशर लो होता है तो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में कम घुलती है, लेस सॉल्युबल होती है। तो जब ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में कम घुलेगी तो आपको पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी होगी। तो इसीलिए पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, गुब्बारे को जब छोड़ा जाता है तो ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारा फट जाता है, क्यों? क्योंकि दाब कम होने पर। देखो गुब्बारे के अंदर तो प्रेशर क्या है, हाई, लेकिन जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पर, बैलून क्या कर रहा है, हाई अल्टीट्यूड पर जा रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, तो अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा, बाहर प्रेशर क्या है, कम। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, अंदर प्रेशर हाई बाहर प्रेशर लो, तो वो चीज क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम जब पहाड़ों पर जाते हैं तो हम क्यों नहीं ब्लास्ट करते, क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेशर हाई है। और जब मैं यहाँ से मसूरी चला गया या किसी भी हिल स्टेशन पर चला गया तो वहां पर तो हम तो ब्लास्ट हुए नहीं। एक्चुअली में जो हमारी बॉडी होती है विद एनवायरमेंट प्रेशर या विद एनवायरमेंटल प्रेशर खुद को क्या करती है, एडजस्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा आपके कान में दर्द होने लग जाता है, कईयों को नक्सीर आ जाती है। नक्सीर क्यों आती है, इसी वजह से आती है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर लो है, तो उसके कारण क्या आ जाती है, नक्सीर आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर पूछ ले पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी होती है क्यों, दाब कम होने के कारण। गुब्बारा ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है, क्यों, दाब कम होने के कारण। उसके बाद क्लियर हो गया यहां तक? और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है, क्यों? पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है, क्यों? तो याद रखेंगे, पहाड़ों पर पानी जल्दी इसलिए उबल जाता है क्योंकि दाब क्या होता है, कम। अगर प्रेशर कम होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दाब ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर दाब कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो इसीलिए अब पहाड़ों पर तो प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना चाहिए था वो जल्दी उबल जाएगा, तो इसीलिए पानी क्या होता है, जल्दी उबल जाता है। होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और काफी सारे क्वेश्चंस हमने 3 क्वेश्चंस में ही हमने क्या किया है, काफी सारे क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि वेग नियतांक हो तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या होगा? इफ velocity is constant then acceleration will be क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि वेग यदि वेग यदि वेग नियतांक हो तो त्वरण कितना होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, काफी बार पेपर में आता है। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, वेग को नियतांक रखना है और त्वरण का मान बताना है, और त्वरण का मान बताना है जी, और त्वरण का मान बताना है जी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम त्वरण की एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में
या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख दूं, वेग में परिवर्तन कैसे होगा? अंतिम वेग माइनस इनिशियल वेग, यानी कि अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाता है? हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर वेग क्या कह रहा है? नियतांक है, कांस्टेंट है, वेग में चेंज ही नहीं हो रहा। जब वेग में चेंज नहीं हो रहा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम। आरंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है? सेम। तो यहां पर दोनों को मैं v मान लेता हूं, तो v माइनस वी क्या हो जाएगा? 0। तो तब आपका एक्सेलरेशन कितनी आएगी? त्वरण का मान कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहां पर वेग में परिवर्तन ही नहीं आ रहा। वेग में परिवर्तन ही नहीं आ रहा। जब वेग में परिवर्तन आएगा तभी वहां पर एक्सेलरेशन आएगी, अदरवाइज एक्सेलरेशन या फिर त्वरण नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराटे खिलाड़ी एक झटके में बर्फ को तोड़ देता है न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के किस नियम से? तो याद रखेंगे, आप लोगों को वैसे आता है, काफी बार हमारा क्लास में भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। तो आप बताएंगे न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यहाँ पर मुझे बताएंगे, यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम लग रहा है, दूसरा नियम लग रहा है, तीसरा लग रहा है, चौथा लग रहा है। देखिए, इस क्लास का जो मेन मोटिव है वो हमारा एग्जाम क्लियर करवाना है, ठीक है जी। जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको एज इट इज पेपर में मिलेंगे। जैसा कि सीटी मेन से पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे, क्लास में डिस्कशन किया था, वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले। तो अभी भी मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बार बार जो है रिपीट हुए हैं। न्यूटन के लॉ हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बेफिक्र रहें, अच्छे से पढ़े, बस ज़्यादा एग्जाम के बारे में ना सोचें, बस आप क्या करें? पढ़ते रहें। हाँ जी, एक झटके में बर्फ को तोड़ देता है कैसे? तो किस न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताएं। तो याद रखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन के दूसरे नियम से। मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी को एकदम से 0 कर देते हैं तो फोर्स क्या होती है? हमारी बढ़ जाती है। बल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या लगाते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम। ये मार्कर है, इस मार्कर को जब मैं इस तरीके से मारूंगा तो बहुत तेजी से अपने हाथ को लाऊंगा और वेलोसिटी क्या कर दूंगा? एकदम से 0। तो फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फोर्स बढ़ने के कारण वो जो बर्फ होगी वो एक झटके में क्या होगी? टूट जाएगी। तो न्यूटन का दूसरा नियम लग रहा है। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? तो क्या आंसर आएगा? न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें ये पता लगता है कि अगर वेग के 0 करने के समय को अगर बढ़ा दिया जाता है तो बल कम हो जाता है, अगर वेग के 0 करने के समय को घटा दिया जाता है तो फोर्स क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को बढ़ा रहे हैं। और जब क्रिकेटर बॉल को आप पीछे अपने क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को जब पीछे की ओर खींचता है तो वो क्या करता है? अपने फोर्स को कम करता है। अगर वो यहीं पर बॉल को पकड़ लेगा तो क्या होगा? उसके हाथ पर चोट लगेगी। लेकिन वो अपने हाथों को क्या करता है? पीछे की ओर खींच लेता है। वेग एकदम से 0 नहीं होता और उसके हाथ पर कम चोट लगती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ
मोमेंटम, संवेग का नियम भी कहा जाता है, और फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। थर्ड लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप पिछले पेपर उठाओगे तो ये दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है जी। पेपर में पूछे गए हैं कि फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहा जाता है, दूसरे को संवेग का नियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर at which temperature, at which temperature, किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? वाटर डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और एक और पांचवा ऑप्शन भी दे देंगे, ऑल, सभी। किसी भी तापमान पर जल का घनत्व सेम रहता है, इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं। अब आप मेरे को बताएंगे कि जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? जल का घनत्व सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत क्लोज नहीं जाएंगे, बल्कि बिल्कुल राइट आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर चाहिए, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि आप सब लोग आने वाले आगामी परीक्षा में आप लोग बैठने वाले हैं और उनको क्लियर करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद यही रहेगी आपसे कि आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देंगे। हाँ जी, बताएंगे। हाँ जी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब एक पेपर में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर दे दिया। क्या कह दिया कि सर्दियों में जलीय जीव झील जमने पर भी, झील के जमने पर भी सुरक्षित रहते हैं कैसे? सुरक्षित रहते हैं कैसे? जलीय जीव झील के जमने पर भी सुरक्षित रहते हैं कैसे? तो वहां पर भी क्या आंसर था कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो चीज हमेशा नीचे रहेगी, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीज हमेशा नीचे रहेगी, और जिस चीज का घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगी। तो नीचे अगर पानी थोड़ा सा गर्म है, वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो झील क्या करेगी? ऊपर से जमना शुरू करेगी। अगर झील नीचे से जमना शुरू करती तो फिर क्या होता? सारे जलीय जीव क्या होते? मर जाते। तो झील क्या करेगी? ऊपर से जमना शुरू करेगी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसिटी वाला पानी नीचे रहेगा, और बर्फ की जो डेंसिटी है वो कम होगी तो वो ऊपर की तरफ रहेगी। इसीलिए जलीय जीव क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। आपको पता ही है कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब ये है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वॉल्यूम आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है। अगर
एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा कर दे दे तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है हमारे को कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी तो सबसे ज्यादा होती है, घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, परंतु आयतन सबसे कम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से पता लगा हमें? रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, अगर आयतन घटेगा तो हमारा घनत्व बढ़ेगा। तो इसको हमें सिंपली एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूं। सिंपली एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं। ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे तो कम स्पेस ले रहा है, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या है? सबसे कम। आयतन क्या है? सबसे कम। लेकिन यहां पर घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर यहां देखोगे तो स्पेस बढ़ गया, जगह ज्यादा ले रहे हैं। तो जगह ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब यहां पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो तो कम है, लेकिन जो आयतन है वो क्या है? ज्यादा है। ऐसा ही आपका जब 4 डिग्री से ऊपर जाना शुरू करूंगा तो वहां पर भी क्या होगा? घनत्व घटेगा, डेंसिटी घटेगी, लेकिन वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये दिमाग में बैठ गई पिक्चर तो कभी भी ये 4 डिग्री वाला क्वेश्चन कभी भी आपका इन फ्यूचर में कभी भी गलत नहीं होगा। कभी भी ये इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाय में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? एसिड इन टी। चाय में कौन सा अम्ल होता है? मैंने एक सिंपल सा बताया था आपको कि चाय से याद रखना है। बताओ, चाय से याद रखना है, चाय से याद रखना है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं आप लोगों से थोड़ी ज्यादा उम्मीद रखता हूं, क्योंकि जितनी नॉलेज हम है उतनी तो आपको देते ही हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप उसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग जगह से स्टडी करेंगे और एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे हमारे लिए। चलिए, तो चाय में मैंने बताया था टी से याद रखना है टैनिक। तो चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक एसिड होता है। और सेब में मैंने बताया था मैलिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड। ठीक है जी। तो इस तरीके से टी से याद रखेंगे टैनिक, टी से याद रखेंगे टैनिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बहुत। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? काफी बार हुआ है और काफी सारे मतलब तकरीबन हर बैच में मैटर वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका राइट आंसर देंगे ताकि पता लगे। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मैसेज किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखेंगे फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये कौन सी स्टेज होती है? फोर्थ स्टेज होती है जी प्लाज्मा।
मैंने बताया था आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, फिर उसके बाद आ जाएगी प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा के बाद आ जाएगा बोस आइंस्टीन कंडीशन, बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टीन अवस्था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो एग्जाम में पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था पूछ सकता है। रंगों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सेपरेशन ऑफ कलर by which process, by which process of separation? पदार्थ को, देखो हमने मिश्रण पढ़ा था, जब हमने मिश्रण पढ़ा था, जब हमने मिश्रण चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर भी पढ़ा था, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब हमें सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना होता है तो हम क्या करेंगे, कपड़े की सहायता से क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, तो डस्ट पार्टिकल या जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहाँ यूज करते हैं? जब हमें समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना होता है, तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है। और ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन के लिए हमारे पास है कपूर। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि सब्लिमेशन द्वारा, ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो कपूर होता है उसको शुद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे अगर अल्कोहल और वाटर मिक्स है तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, वाटर का ज्यादा होता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, पहले उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। और कच्चे पदार्थों से, कच्चे यानी कि क्रूड ऑयल से, कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने के लिए, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का, प्रभाजी आसवन का। उसी तरह से आपने मेरे को क्या बताना है, मैंने आपको जो है सारी विधियों के बारे में बता दिया है। जो सी नहीं आती वो उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो आती है वो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। अब मुझे ये बताना है आपने, रंगों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? कि अगर 2 कलर्स हैं उनको अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करोगे? तो याद रखना है आपने क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके हम रंगों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। रंगों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, एसएससी सीजीएल में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रोड्यूसर गैस क्या है? अगर आप एचएसएससी या रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर उनको रीड कर रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू का पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? अब ऑप्शन भी दे देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीलियम।
तो आप मेरे को बताएंगे कि इनमें से कौन सा राइट होगा। और मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सबका राइट होना चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरी में बहुत बार पढ़ा है। और जब आप एग्ज़ाम देने निकलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि मुन्ना भाई के माफिक आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचो, कॉलर खड़े हो आपके, और बिना टेंशन के आप पेपर दो और इस एग्ज़ाम को क्या करो, क्लियर करो। चलिए, हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर वाटर गैस बनाते हैं जी, वाटर गैस। ये भी बहुत, दो याद रखनी है यहाँ पे, वाटर गैस क्या होती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है। वाटर गैस क्या होती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो वाटर गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये दोनों याद रखने हैं मेन, वो कुछ नहीं था। यही दो मेन है जिसको आपने याद रखना है। एक्वा रेजिया का निर्माण किन अम्ल से किया जाता है? एक्वा रेजिया is formed by which acids? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आता है। पेपर में क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि किस एसिड में सोना घुल जाता है। तो याद रखेंगे, गोल्ड में, गोल्ड जो सोना होता है वो एक्वा रेजिया में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो अब मेरे को आप बताएंगे कि जो एक्वा रेजिया है, एक्वा रेजिया के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? हाँ जी, तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को पता है और आप लोग बता भी रहे हैं। हाँ जी, दो चीजों से मिलकर बनेगा HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसमें दो चीजें होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब एग्जाम में इनका रेशियो भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे इनको 3:1 में मिलाया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिलाया जाएगा, तभी हमारा क्या बनेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, एक्वा रेजिया बनेगा। क्लियर है सबको यहां तक? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? थोथे का तेल, थोथे का तेल किसे कहा जाता है? थोथे का तेल किसे कहा जाता है? थोथे का तेल किसे कहा जाता है? बहुत बार आया पेपर में, ऑयल ऑफ विट्रोल, थोथे का तेल, और क्लास में भी काफी बार हो चुका है। तो आप लोग बताएंगे मुझे थोथे का तेल या फिर ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HBRO3। बताओ जी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। सल्फ्यूरिक एसिड को
सल्फ्यूरिक एसिड को थोथे का तेल या ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। 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 इसको किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी बोलते हैं, अम्लों का राजा भी बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखना है आपने, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ ऑल एसिड बोला जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, वहां पर आंसर हो जाएगा। किस परमाणु के पास न्यूट्रॉन नहीं होते? इन विच atom neutrons is not present? हाँ जी, बताएंगे आप लोग कि किस परमाणु के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। हमने करे थे, हमने किया हुआ है ये केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे। देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रोटियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11, H12, H13। तो यहां पर जो नीचे होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, और ये होता है परमाणु संख्या। जितनी परमाणु संख्या होती है उतने प्रोटॉन होते हैं, और जितना एटॉमिक मास होता है उतना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके पास एक प्रोटॉन है, इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। तो प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट विच डोंट हैव एनी न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। अगर यहां देखोगे तो इस ड्यूट्रियम के पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो यहां से आपको पता लग जाता है, जो ड्यूट्रियम होता है इसको हम भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल, D2O। तो आप लोग पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का। और ट्रिटियम का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसके पास रेडियो सक्रियता के गुण पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास रेडियो एक्टिविटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, रेडियो सक्रियता के गुण होते हैं? तो आंसर आ जाएगा ट्रिटियम। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए कूलेंट किसका यूज किया जाता है, तो हैवी वाटर का यूज किया जाता है, यानी भारी जल। जो नॉर्मल वाटर होता है H2O, ये क्या है, हैवी वाटर। और प्रोटियम का क्वेश्चन क्या एग्जाम में बनता है कि किस तत्व के पास न्यूट्रॉन नहीं होते? तो याद रखिए, प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट विच डोंट हैव एनी न्यूट्रॉन्स। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है। होप सो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट में थम्स अप कर दें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और लगातार मैं ऐसी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। क्योंकि आग को चिंगारी बनाना है, अगर आग को चिंगारी बनाना है तो हमें तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में जाकर आग लगा पाएंगे। चलिए चलते हैं। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।